इस वक्त डॉक्टर अतुल कोठारी जी मेरे साथ हैं। ज्ञानोत्सव की अगर हम बात करें तो 3 दिन तक दिल्ली के केंद्रीय अनुसंधान विज्ञान केंद्र पूसा में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई सत्र अभी तक चल चुके हैं तो कुछ सत्र अभी चलने हैं। अगर हम बात करें दूसरे सत्र को लेकर तो दूसरे सत्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए और उन्होंने संबोधित किया, लेकिन इसका कार्यक्रम का पूरा जो कह सकते हैं कि शुरुआत कैसे हुई और एक छत के तले चाहे विद्यार्थियों को लेकर बात की जाए, अभिभावकों को लेकर बात की जाए या फिर प्राचार्य को लेकर बात की जाए, कुलपति को लेकर बात की जाए, कैसे सब एक छत के नीचे आएंगे और सब अपनी अपनी चीज़ों को साझा करेंगे। ये जो संकल्प पूरी तरीके से बनाया गया वो न्यास की तरफ से बनाया गया और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो श्री अतुल कोठारी जी को जाता है। सर, सबसे पहले तो इतना भव्य कार्यक्रम जो आपने कराया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसे आपके दिमाग में ये आया कि शिक्षा को लेकर हम बात तो हमेशा करते हैं कि शिक्षा को बढ़ाना है, सबको शिक्षित करना है, लेकिन एक पटल पर सबको एक साथ लेकर आगे चलने का जो आपका उद्देश्य है, कहाँ से इसकी नींव आपने रखी? ऐसा है, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने जो प्रयोग किए देश भर में, इससे हमारा अनुभव आया कि हमारा जो ध्येय वाक्य एक इसी से निकला कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। हमने प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञानोत्सव है इसमें मूल बात यह है कि शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, साथ साथ कि ये शिक्षा नीति का संपूर्ण क्रियान्वयन से ही आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। तो इसलिए शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत, ऐसा हमने शीर्षक इनका दिया। और हमने इसमें देश में शायद पहला प्रयोग है मेरे ध्यान में तो, कि हमने विद्यालय के छात्रों को साथ साथ अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी बुलाया है। आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा गया। तो शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन में इन सबका रोल है। तो जो सारे स्टेक होल्डर है, एक प्रकार से छात्र, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के लोग, शासन, प्रशासन, इन सबको हमने एक मंच पर लाया है। यहाँ शासन के लोग, जैसे केंद्रीय मंत्री दोनों सत्र में आए, पहले कृषि मंत्री थे, बाद में शिक्षा मंत्री रहे दूसरे सेशन में। इसी प्रकार अभी जो 2 सेशन पैरेलल चल रहा है तो उसमें केंद्रीय संस्थाओं के, एनसीईआरटी के, नेशनल ओपन स्कूलिंग के चेयरमैन और इस प्रकार के लोग हैं। तो ये इसी प्रकार साथ साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में और केंद्रीय संस्थानों के प्रमुख पदाधिकारी आ रहे हैं और बाकी, मैंने जैसे कहा, बाकी सब लोग तो पार्टिसिपेंट है इसमें। तो ऐसे सब लोग एक मंच पर आकर सामूहिक रूप से चिंतन करते हुए शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की एक रणनीति बनाए। साथ साथ हम जमीनी काम करें तो हमारा अनुभव है कि नीति अभी शहरों तक, बड़े बड़े संस्थानों तक, यूनिवर्सिटी ऐसे तक पहुंचा है। नीचे लेवल पर गाँवों, कस्बों में, विद्यालयों में नीति नहीं पहुंची है। तो साथ साथ यहाँ हम रणनीति तैयार करेंगे और इनके बाद हम राज्य के स्तर पर भी ज्ञानोत्सव का आयोजन करेंगे और यहाँ समापन के पहले ये भी सारे राज्यों का तय हो जाएगा। तो फिर राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट लोग करेंगे। यहाँ लगभग 4000 से ज़्यादा 3 दिन में पार्टिसिपेशन होगा। तो फिर राज्यों के स्तर पर और शिक्षा नीति नीचे तक ले जाना और उसके क्रियान्वयन की रणनीति बने और उससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा सुनिश्चित हो, ये योजना से आयोजन किया जा रहा है। आप सरकार में नहीं हैं, लेकिन सरकार में ना होते हुए भी कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय का जो काम है उसको आपने आधा कर दिया है और आपके ज़रिए बहुत सारे हाथ उनको मिल गए हैं जो मिलकर हाथ बढ़ा रहे हैं और शिक्षा को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है ज्ञानोत्सव 2079, इसका मतलब भी समझाइए। ये 79 को लेकर किस तरीके से आपके दिमाग में आया? ज्ञानोत्सव 2079 है। इसका तात्पर्य है कि विक्रम संवत 2079 है, 2079। तो हम विक्रम संवत के अनुसार इसको नाम दिया है। साधारण अभी ये ऐसे कार्यक्रम होता है कि कोई भी कार्यक्रम हो उदाहरण करके तो युवा 2022 ऐसा ही लिखा जाता है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा की हम जब बात करते हैं तो अपने से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ ये परंपरा डाली है कि विक्रम संवत लोगों को मालूम भी हो। तो आज भूलते जा रहे लोग, तो इसको फिर से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने और धीरे धीरे उसको स्वीकार कर लाए फिर से। तो इस दृष्टि से ये हमने शीर्षक रखा है।
और दूसरा बात है कि भारतीय परंपरा तो यही रही है कि जब हमारी शिक्षा बहुत श्रेष्ठ थी तब देश में भी विश्वगुरु था, तो सरकार शिक्षा नहीं चलाती थी, समाज ही शिक्षा चलाता था। तो समाज का ये प्रमुख काम है और हम समाज के अंग हैं, इसलिए हमने उसको उठाया, हम कर रहे हैं और अच्छा आगे बढ़ रहा है काम धीरे धीरे। ये 3 दिन तक ज्ञानोत्सव का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलने वाला है और इस दौरान तमाम विद्वान पहुँचेंगे और विद्वान सिर्फ ऐसे नहीं कि बड़े बल्कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी हमने यहाँ पर देखे। 11 साल के यशवर्धन को लेकर मैं बात करूँ तो हमने आज एक अलग रूप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी देखा कि उन्होंने 11 साल के बच्चे के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी कि तुम यहाँ पर आओ और यहाँ बैठो। तो इतना सहज, इतना सरल रूप, वो भी हमारे देश के शिक्षा मंत्री का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जैसा वातावरण बनते हैं ऐसा सब लोग व्यवहार करने लगते हैं। तो हमारे ज्ञानोत्सव में वातावरण ही ऐसा होता है, एक सहज सरलता से सब मिलकर काम करें, आगे बढ़े, चर्चा चिंतन विमर्श करें। ये एक वातावरण, एक पारिवारिक वातावरण यहाँ खड़ा हो गया है। तो शिक्षा मंत्री आए, कोई भी आए, वो भी एक परिवार का मुखिया है, तो अपने आप स्वाभाविक ही इस वातावरण में वो भी इस वातावरण का एक हिस्सा हो जाते हैं और सहज रूप से उन्होंने व्यवहार किया। तो ये वातावरण का भी है और उन्होंने बड़पन दिखाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना है कि ये जो उन्होंने किया उसका अनुकरण सभी नेताओं ने करने लायक है। कृषि अनुसंधान केंद्र के भीतर ज्ञान की गंगा बह रही है, ज्ञानी पंडित यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 3 दिन तक का ये कार्यक्रम, लेकिन ये इतना भव्य कार्यक्रम है कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे अगला कार्यक्रम कब और कहाँ होने वाला होगा। क्या इसका प्रारूप अभी कुछ बनाया गया है? नहीं, ऐसा है कि हम हर साल अभी कर रहे हैं। ये हमने 2018 में 2019 में किया, बाद में कोरोना आया तो 2 साल नहीं कर पाए और अभी फिर कर रहे हैं। तो ये हर साल की हमारी एक्टिविटीज़ अभी बन गई है। तो अगले साल कहाँ होगा वो तय आगे होगा, लेकिन मैंने कहा कि इसके इमीडिएट बाद 2-3 महीने के प्लानिंग से सारे राज्यों में होने वाला है और अगले साल की योजना फिर हमारी कार्यकारिणी होती है आगे, तो उसमें हम तय करते हैं। और हम लोग इसलिए बहुत पहले नहीं तय करते कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर तात्कालिक जो विषय आते हैं उसको हम उठाते हैं और इसमें भूमिका सुनिश्चित करना। तो इसलिए ये अगला 1 साल के बाद निश्चित होगा, लेकिन उसकी तारीख वगैरह आगे तय होगी अभी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल हमसे बात करने के लिए। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे यानी कि रेशु त्यागी को और मेरे सहयोगी इमैनुअल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।